ओके, गुड मॉर्निंग क्लास। अब तक हमने जैसे कि पढ़ा कि डीएनए पॉलीमरेज और जो प्रोटीन्स यूज़ हुए एप्लीकेशन में। नाउ वी विल स्टार्ट विद द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन इन ई कोलाई। एज यू ऑल नो देयर आर 3 स्टेप्स। फर्स्ट इनिशिएशन, elongation and then termination. So let's start with the initiation. Initiation इस प्रोसेस में क्या होता है? इस प्रोसेस में प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग स्टार्ट्स हेयर। प्रोटीन्स इन्वॉल्व डीएनए ए, डीएनए बी, डीएनए सी। डीएनए बी को हेलिकेज भी बोलते हैं और डीएनए सी को हेलिकेज लोडर बोलते हैं। ये पहले हमने बताया हुआ है। उसके बाद अगर हम देखें, द डायरेक्शन ऑफ हेलिकेज एंड रेप्लिकेशन फोर्क इज सेम। ये सारी बातें हम कर चुके हैं। ड्यूरिंग मेल्टिंग सम स्पेसिफिक प्रोटीन बाइंड सच एज सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स which ensures that again strand will not become double stranded। जब रेप्लिकेशन हो रहा होता है तो ये प्रोटीन जो है सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, ये आकर के बाइंड हो जाते हैं। वो इसलिए कि दोबारा जैसे कि मेल्टिंग हो रही है, दोबारा जो है दोबारा से ये डबल स्ट्रैंड्स ना बन जाएं। तो इसको एंश्योर करना है कि ये सिंगल स्ट्रैंडेड ही रहें। तो वो कौन करेगा? वो सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स करेंगे। अब ये सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स हैं क्या? Single stranded binding proteins, they are multimeric, they are homotetramer, binding in sequence, non-specific, binding cooperative, binds with template of both leading and lagging strand। दोनों के साथ बाइंड करते हैं तभी रोक पाएंगे ना ये। अब अगर हम देखें तो ये ऐसे कॉम्प्लेक्स कैसे क्या बोला जाता है? जैसे कि अगर हम कहें कि प्राइमेज है, प्राइमेज प्लस हेलिकेज अगर है तो उस कॉम्प्लेक्स को हम बोलते हैं प्राइमोसोम। वहीं पे अगर प्राइमोसोम प्लस डीएनए पॉलीमरेज थर्ड आ जाता है तो उसको फिर हम बोलते हैं रेप्लिसोम। इस तरीके से होता है पूरा स्ट्रक्चर। अगर आप ये देखें, डीएनए मेल्टिंग स्टार्ट हो रही है, ठीक है। यहाँ पर जो भी हैं, ये जो है डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, ये आपके सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स हैं जो कि आकर के अटैच हो चुके हैं। हेलिकेज है, ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स है, किस तरीके से ये काम करता है। उसके बाद जब हम लैगिंग स्ट्रैंड की बात करते हैं तो लैगिंग स्ट्रैंड में जैसे कि हमने बताया था कि बार बार प्राइमर्स चाहिए होते हैं, उसमें अगेन तो थोड़े थोड़े सेगमेंट्स में डीएनए का जो है पॉलीमराइजेशन होता है। वो जो फ्रेगमेंट्स जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स। एक का साइज कम से कम 8 to 11 सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट होता है, ठीक है। और ये कितने 1000 से 2000 न्यूक्लियोटाइड्स लॉन्ग हो सकते हैं। अब किस तरीके से ये होता है ये बताया हुआ है। अगर हम एक ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स को देखें तो हम बोलेंगे कि कई बार ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट कंसिस्ट ऑफ डीएनए प्लस आरएनए। इसमें ये होना चाहिए क्योंकि कंसिस्ट ऑफ डीएनए प्लस आरएनए, क्योंकि शॉर्ट स्ट्रैंड जो प्राइमर का है उसमें वो किसका है? वो आरएनए का है। आगे जो बन रहा है वो क्या है? डीएनए। तो ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट कंसिस्ट ऑफ डीएनए प्लस आरएनए। उसके बाद क्या होता है? फॉर रिमूविंग ऑफ प्राइमर। अब जब पॉलीमराइजेशन हो रही है तो उसमें जो प्राइमर्स ऐड हो गए हैं उसको रिमूव भी करना है। तो उसको कैसे रिमूव करेंगे? सपोज ये रहा, जैसे कि ये प्राइमर है, तो कौन करता है उसको रिमूव? डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। हमने आपको बताया था ना उसकी एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी। प्राइमर्स रिमूव्ड बाय डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनएज एक्टिविटी, ठीक है। ये चीज हमने पहले ही बताई थी प्रूफ रीडिंग में। हर पॉलीमरेजेस को जब हमने ब्रीफ डिटेल में डिस्कस किया था तब बताया था कि किस पॉलीमरेज की क्या एक्टिविटी है। तो इसी तरीके से और फॉर रिमूविंग प्राइमर तो क्या होगा? डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो है 5 प्राइम to 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी करेगा और ऑल्सो फिल्स द गैप, और ये गैप भी फिल कर देता है। क्यों? क्योंकि पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी भी है इसकी।
तो इस तरीके से अगर आप डायग्राम देखें कि इस तरीके से डीएनए है और इस तरीके से इसने क्या किया, यहाँ पे प्राइमर रिमूव किया और फिर गैप भी फिल्ड हो गया। गैप फिल्ड बाय डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट वाया 5' to 3' पॉलीमरेज एक्टिविटी। ये उसकी एक्टिविटी थी, पॉलीमरेज एक्टिविटी के थ्रू इसने गैप फिल्ड कर दिया और 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी के थ्रू इसने रिमूव कर दिया प्राइमर। और उसके बाद क्या हुआ, डीएनए लाइगेज ने क्या किया, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना दिया और दोबारा से क्या है जो ये सील हो गए और डीएनए क्या रेप्लिकेशन हो गया। उसके बाद अब देखिए कि जो हम प्रोसेस ने बताया था रिएक्शन की, किस तरीके से कैटेलाइज करते हैं कि फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनता है। तो बनता कैसे है, वो कैसे बनता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, जैसे कि ये न्यूक्लियोटाइड्स हैं, डीएनए हैं, ये भी सेम है, ठीक है। ये हमारा एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज। ये हम पहले ही बताए कि ये जो है न्यूक्लियोफिलिक अटैक, ये जो है यहाँ पे अटैक हुआ, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, 2pI निकल गया और ये सबस्ट्रेट आके ऐड हो गया। ये रिएक्शन मैंने पिछले क्लास में भी बताया था कि किस तरीके से डीएनए पॉलीमरेज जो है ऐड करती है न्यूक्लियोटाइड्स को, ठीक है। तो इस तरीके से जो है इसमें जो है अगेन वही है कि इस तरीके से इसमें जो है अगेन जो है बॉन्ड जो है ये इसमें बन जाता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। अब हम देखेंगे इसमें कि किस तरीके से ये जो है प्रोसेस पूरा का पूरा ये बताया गया है कि कितने फॉस्फेट्स रिक्वायर होते हैं। जैसे कि ये वाला आप देख रहे हैं कि डीएनए, ठीक है, ये बॉन्ड है, हेयर सिंगल फॉस्फेट डीएनए पॉलीमरेज रिक्वायर्स 3 फॉस्फेट, सो डीएनए पॉलीमरेज कांट मेक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, हेंस रिक्वायर्स डीएनए लाइगेज। इसमें बताया कि डीएनए पॉलीमरेज ही क्यों नहीं, वहां पे जो है डीएनए लाइगेज की क्यों जरूरत हुई, डीएनए पॉलीमरेज ने ही क्यों नहीं सील कर दिया इसको। वो इसलिए नहीं किया क्योंकि आप रिमेंबर डीएनए पॉलीमरेज जो है उसको 3 फॉस्फेट चाहिए और यहां पर क्या है सिंगल फॉस्फेट है। तो उस सिंगल फॉस्फेट को जो रिएक्शन कर सकता है वो डीएनए लाइगेज कर सकता है, ठीक है। ये रिएक्शन दिखाई हुई है कि किस तरीके से डीएनए लाइगेज एक्शन लेता है कि ये पूरा स्ट्रैंड है, ये 3' OH है, ठीक है, और यहां पे सिंगल फॉस्फेट है। तो ये इस तरीके से ये डीएनए लाइगेज है, ठीक है। ये आया, इसने न्यूक्लियोफिलिक अटैक किया यहाँ पे इसने इसको रिमूव किया और ये सबस्ट्रेट आकर के जुड़ गया। ये सबस्ट्रेट और है क्या, दिस इज AMP, ठीक है, एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट। ये सबस्ट्रेट आकर के यहाँ पे आके अटैच हो गया क्योंकि मोनोफॉस्फेट है, ध्यान रखना, ATP नहीं है, इट इज ट्राइफॉस्फेट। तो ये आकर के यहाँ पे फिर ऐड हो जाएगा और ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बन जाएगा। तो ये जो रिएक्शन ओवरऑल अगर हम देखें तो इसकी ओवरऑल रिएक्शन अगर हम देखें तो वो क्या होती है, वो होती है लाइगेज हुआ क्या, ये एनर्जी के लिए न्यूक्लियोटाइड मोनो ये प्लस इससे हुआ क्या NAD और ATP था, इससे क्या हुआ 2pI रिमूव हो गए NMN और यहाँ क्या बन गया AMP और ये आगे जाके क्या बन गया लाइगेज, लाइजीन और AMP ये अटैच हो गया। लाइजीन अब लाइगेज जो है अंडरगो एक्टिवेटेड फॉर्म हैविंग लाइजीन और AMP। अब ये जो लाइगेज है ये एक्टिव हो गया, क्यों, क्योंकि इसमें लाइसीन और AMP अटैच्ड हो गया, तो ये अंडरगो ये एक इसका एक्टिवेटेड फॉर्म हो गया। सो ये इसका एक्टिवेटेड फॉर्म है। तो इसलिए हम ये रीजन देते हैं कि डीएनए पॉलीमरेज को जो है 3 फॉस्फेट चाहिए होते हैं, बट यहाँ पे क्या है जब प्राइमर रिमूव करते हैं तो हेयर सिंगल फॉस्फेट रह जाता है। तो सिंगल फॉस्फेट है तो डीएनए पॉलीमरेज रिक्वायर्स 3 फॉस्फेट। तो इसलिए डीएनए पॉलीमरेज
फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड नहीं बना सकता और इसलिए इसको क्या चाहिए, डीएनए लाइगेज चाहिए। आप दोनों की रिएक्शंस देखिए और उसको कंपेयर करिए कि किस तरीके से रिएक्शन हो रही है। वही फॉर्म है, ये आगे भी इसी चीज को बता रखा है कि किस तरीके से NAD और ATP से NM और PPI 2 निकले और AMP बन गया। लाइगेज ट्रांसफर दिस AMP टू फॉस्फेट, एक्टिवेटेड कंडीशन जो बता रहे हैं ना, AMP से लाइगेज जुड़ गया। अब लाइगेज क्या करता है, ये ट्रांसफर कर देता है दिस AMP टू फॉस्फेट ग्रुप को। नाउ द 3' OH अटैक टू, अब क्या करते हैं, जो 3' OH है, ठीक है, जो 3' OH है, इट अटैक टू फोस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड एंड मेक फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड एंड AMP विल रिलीज। और क्या होता है, AMP फिर रिलीज हो जाता है और बॉन्ड बन जाता है। अब देखिए प्रूफ रीडिंग। प्रूफ रीडिंग क्या है, प्रूफ रीडिंग DNA पॉलीमरेज 3 मोस्टली यही करता है। हमने इसलिए बताया था पॉलीमराइजेशन के लिए भी, प्रूफ रीडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है रेप्लिकेशन में, क्योंकि इसके अंदर 5' टू 3' पॉलीमरेज एक्टिविटी होती है और 3' टू 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है। और 3' टू 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है वो किस लिए चाहिए, इट रिक्वायर्स फॉर प्रूफ रीडिंग। इस तरीके से है जैसे कि ये है, एक गलत बेस आके अटैच्ड हो गया, तो DNA पॉलीमरेज कट हेयर एंड इनकॉर्पोरेट T वाया 3' टू 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। तो इस तरीके से ये प्रूफ रीडिंग कर सकती है। अब देखिए DNA पॉलीमरेज 3, अगर हम DNA पॉलीमरेज 3 को देखें विद प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी, तो इसका एरर रेट होता है 1/10⁸ माइनस 10⁹ न्यूक्लियोटाइड्स। और अगर हम विदाउट प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी देखते हैं तो एरर रेट है इसका 1/10⁻³ माइनस 10⁻⁴। अब इसमें ये कहते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि DNA पॉलीमरेज ना भी रिकॉग्नाइज कर पाए कि कोई गलत बेस ऐड हो गया या स्किप हो जाए, उसके बाद वो फिर सिस्टम कहाँ जाता है, DNA रिपेयर सिस्टम में। तो DNA रिपेयर सिस्टम उसको फिर क्या करती है, करेक्ट करती है। क्यों, क्योंकि रेप्लिकेशन हो गया है। क्योंकि अगर रेप्लिकेशन हो गया उसके बाद और DNA पॉलीमरेजेस ने आइडेंटिफाई नहीं किया, उसके बाद जो है DNA रिपेयर सिस्टम उसको करेक्ट करेगी। और अगर रेप्लिकेशन हो रहा है उसके साथ साथ में अगर कोई गलत बेस अटैच हो गया है और किसी भी एंजाइम ने DNA पॉलीमरेजेस ने उसको डिटेक्ट कर लिया है और उसको करेक्ट कर दिया है, तो वो ड्यूरिंग द रेप्लिकेशन होता है। वही DNA मिसमैच रिपेयर सिस्टम उसको फिर आके करेक्ट करती है। उसके बाद हम देखेंगे टर्मिनेशन ऑफ DNA रेप्लिकेशन। देखिए टर्मिनेशन के लिए DNA रेप्लिकेशन में कुछ साइट्स होती हैं। ई कोलाई की अगर हम बात करें, सर्कुलर जीनोम है, ठीक है, और ये तो टर सीक्वेंसेस होते हैं कुछ उसमें। ये ओरिएंटेशन है टर सीक्वेंस का, यहाँ पे टर साइट है, ये आपका ओरिसी है यानी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। अब ये फंक्शन कैसे करता है, पहले इनके बारे में देखेंगे। टर्मिनेशन साइट, ये जो टर्मिनेशन साइट है, इट इज हैविंग स्पेसिफिक सीक्वेंस कॉल्ड टर सीक्वेंस, जिसमें अभी हमने दिखाया था। अब ये टर सीक्वेंस क्या है, दिस टर सीक्वेंस दे आर अप्रोक्स 23 बेस पेयर लॉन्ग, मल्टीपल कॉपीज में प्रेजेंट होते हैं, ये नॉन पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होते हैं और इनकी एक्टिविटी है ओरिएंटेशन डिपेंडेंट होती है। टस प्रोटीन जो है, टस प्रोटीन दे बाइंड टू टर सीक्वेंस। ये जो टस प्रोटीन है ये बाइंड करते हैं टर सीक्वेंस में। हाँ जी, टर सीक्वेंस में ये बाइंड करते हैं टस प्रोटीन। अब ये जो टस क्या है, ये भी सीक्वेंस स्पेसिफिक बाइंडिंग प्रोटीन है, सीक्वेंस स्पेसिफिक बाइंडिंग प्रोटीन। नाउ अब क्या है कि नाउ टस एंड टर सीक्वेंस कैन combinedly decides the movement of helicase।
ये जो टस और टर सीक्वेंस है ये दोनों मिल करके डिसाइड करते हैं हेलिकेज की मूवमेंट। अब देखिए अगर हम डायग्राम देखें, ये हमारा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन था, ठीक है। यहाँ से ओरिएंटेशन है, एक यहाँ से है, हेलिकेज की मूवमेंट यहाँ है और यहाँ से भी हेलिकेज की मूवमेंट होगी। अब यहाँ पर अगर हम देखें ये टर सीक्वेंस है, यहाँ पे टस प्रोटीन है, बाइंड कर गए हैं। अब क्या होता है ना, ये इनकी डायरेक्शन जब तक सेम है, हेलिकेज की और इसकी डायरेक्शन सेम है, तो ये यहाँ तक तो कर देगा रेप्लिकेट, बट इसके आगे जाकर के ये नहीं कर सकता क्योंकि ओरिएंटेशन डिपेंडेंट हमने बोला ना, इसकी एक्टिविटी ओरिएंटेशन डिपेंडेंट है, ये अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा, तो कांट क्रॉस बियॉन्ड दिस। इसी तरीके से यहाँ से ये यहाँ तक कर देगा और उसके आगे जब ये अपोजिट में आएगा तो ये इसके आगे आते हुए इसको क्रॉस नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ओरिएंटेशन डिपेंडेंट है। टर साइट और ये करता कैसे है, टर साइट जो है ये साइटोसिन रिच होता है, जो टर साइट है। अब जो टस प्रोटीन है वो फ्लिप कर देती है साइटोसिन को एंड हेलिकेज कांट मूव। जो साइटोसिन अब बीच में से फ्लिप हो गया तो हेलिकेज वहां से अब मूव नहीं कर सकता। तो ये जो है फंक्शन, ये जो है ये पूरा का पूरा जो है ये इसी के लिए है कि किस तरीके से अगर हम देखें कि टस और टर साइट मिलकर के जो टर सीक्वेंस होता है, टर सीक्वेंस जो कि अप्रॉक्सीमेटली 23 बेस पेयर का होता है, मल्टीपल कॉपीज में प्रेजेंट होता है, नॉन पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसकी एक्टिविटी जो है ये ओरिएंटेशन डिपेंडेंट होता है। अब टस प्रोटीन बाइंड कर जाता है इसके साथ और दोनों मिल करके डिसाइड करते हैं कि हेलिकेज कैसे मूव करेगा और किस डायरेक्शन में मूव करेगा। अगर तो उनकी डायरेक्शन में है हेलिकेज तो सीधा सीधा मूव करने देता है, और अगर उनसे थोड़ा भी अपोजिट डायरेक्शन में हो गया तो फिर वो उसको मूव नहीं करने देता और वहीं पे होल्ड कर देता है। अब वो होल्ड भी कहा जाता है कि ये होल्ड करता कैसे है, होल्ड करता है कि जो आप टर्स साइड जो हैं वो साइटोसिन रिच होता है। अब टस प्रोटीन का फंक्शन यही होता है, वो जाके अटैच हुआ तो वो क्या करता है, उस साइटोसिन को फ्लिप कर देता है। जब वो फ्लिप कर दिया, गैप क्रिएट हो गया, आगे जो है हेलिकेज अब आगे वहां से मूव कर नहीं सकता। जब हेलिकेज मूव नहीं करेगा तो वहीं पे हेलिकेज की मूवमेंट स्टॉप हो जाती है और वही कहते हैं कि टर्मिनेशन जो है रेप्लिकेशन का हो गया। इस तरीके से टर्मिनेशन हो जाता है। अब उसके बाद जो है, जो अब देखें अगर हम डायग्राम की किस तरीके से रेप्लिकेशन हो गया, जो हम प्रोसेस कह रहे थे, किस तरीके से अब जो है ई कोलाई में अगर हम देखें रेप्लिकेशन होती है तो कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये वही है, ये क्या है, ओरिजिन ऑफ साइट था तो ये लीडिंग स्ट्रैंड है, साथ में क्या है इसके लैगिंग स्ट्रैंड है। सेम इसका हुआ कि ये लीडिंग स्ट्रैंड है, ये लीडिंग स्ट्रैंड है, दोनों स्ट्रैंड्स का इसका जो है रेप्लिकेशन हो गया। अब उसके बाद क्या है, ऑल द प्राइमर्स रिमूव्ड बाय एंड गैप फिलिंग लाइगेज कर देगा, डीएनए पॉलीमरेज जो हमने अभी बताया था। उसके बाद ये हमने आपको बता ही दिया कि लैगिंग स्ट्रैंड है, लीडिंग स्ट्रैंड है। अब देखिए यहाँ पे जब ये दोनों स्ट्रैंड है इधर आ गया, जब पूछ रहे थे ना कैटिनेशन डी कैटिनेशन, तो इस तरीके से आकर के एंजाइम जो है अब यहाँ पर आकर के डीकैटिनेशन कर देगा, इन दोनों को अलग अलग कर देगा और दोनों जो हैं पूरे जो हैं रेप्लिकेट हो चुके हैं। और रेप्लिकेशन के बाद जो है ये दोनों रेप्लिकेटेड, ये वाले जो हैं ये दोनों रेप्लिकेटेड डीएनए हैं ई कोलाई में। तो ये जो था, ये जो प्रोसीजर था पूरा का पूरा, ये जो हमने अभी स्टडी किया है, ये हमने पढ़ा है ई कोलाई के अंदर कि ई कोलाई में कैसे आपने देखा कि किस तरीके से इनिशिएशन स्टार्ट हुआ, इनिशिएशन में कौन सारे प्रोटीन्स आए, कितने सारे एंजाइम्स भी इन्वॉल्व हुए। जैसे प्रोटीन्स की हमने बात करी, डीएनए ए, डीएनए बी, डीएनए सी, कितने सारे प्रोटीन्स आए। देखिए इनिशिएशन इंपॉर्टेंट है, एक बार इनिशिएशन स्टार्ट हो जाता है तो फिर तो पॉलीमराइजेशन है। वो रिएक्शन तो बहुत सिंपल है, क्यों? क्योंकि पॉलीमराइजेशन तो होती रहती है, सिंपल एक रिएक्शन है डीएनए पॉलीमरेज को वो
जो है वो उसको बस आगे प्रोसीड ऑन करना पड़ता है। मेन जो होता है वो एक तो होता है इनिशिएशन, दूसरा होता है कि उसको फिर रोकना, टर्मिनेशन। इनिशिएशन के लिए जैसे कि हमने अभी डिस्कस भी किया कि सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स आते हैं जो कि वो डबल ना हो जाए दोबारा से, उसको रोक के रखते हैं। तो बहुत सारे प्रोटीन्स और एंजाइम्स का कॉम्प्लेक्स होता है जो कि इनिशिएशन पॉइंट पर, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट पर आकर के अटैच्ड होते हैं। फिर उसके बाद जो है धीरे धीरे इनिशिएशन मेल्टिंग स्टार्ट होती है। किस तरीके से एंजाइम, जैसे हमने पहले भी बताया था, टोपो आइसोमरेजेस सुपर कॉइलिंग को हटाते हैं। तो धीरे धीरे एंजाइम्स भी वर्क करते रहते हैं और रेप्लिकेशन भी होता रहता है। फिर पॉलीमराइजेशन होता है। पॉलीमराइजेशन इज अ वेरी सिंपल, वो एक रिएक्शन है डीएनए पॉलीमरेज की। किस तरीके से वो न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है, किस तरीके से न्यूक्लियोफिलिक SN2 मैकेनिज्म के थ्रू वो ऐड करती रहती है अपने सबस्ट्रेट को आगे जा करके, और न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होते रहते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो आता है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें तो जिसका अभी हमने पढ़ा है, तो फिर अगेन वही है। यहाँ पे भी क्या हुआ, जैसे इनिशिएशन में वैसे ही टर्मिनेशन में प्रोटीन्स, नंबर ऑफ प्रोटीन्स दे कम क्लोज टुगेदर एंड दे स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ टर्मिनेशन। बहुत सारे प्रोटीन्स हैं, ये आए साथ में और अटैच हुए, जैसे कि टर सीक्वेंस है, फिर टस प्रोटीन है। इन्होंने आकर के मिलकर के डिसाइड किया क्या, हेलिकेज की मूवमेंट किस अकॉर्डिंगली होगी। फिर इन्होंने डिसाइड किया कि इस तरीके से कैसे हेलिकेज की मूवमेंट होगी, और फिर इस तरीके से इन्होंने टर्मिनेशन करा। तो ये जो प्रोसेस है ये मोस्टली कहाँ है, प्रोटीन्स पे है कि टर्मिनेशन होगा तो प्रोटीन्स आके इन्वॉल्व होंगे, और अगर इनिशिएशन होगा तो नंबर ऑफ प्रोटीन्स आके इन्वॉल्व होंगे, और पॉलीमराइजेशन तो सिंपल है। सो दिस इज फॉर ऑल टुडेज क्लास। इसको पढ़ो अच्छे से, नोट्स मैंने दिए हैं, नोट्स को पढ़ो, वीडियो को देखो, और बुक्स कोई कंसीडर कर रहे हो तो बुक्स को भी पढ़ो। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।